वेलकम बैक टू माय चैनल। आपनो राजस्थान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की सितंबर माह की सुजस, जिसका हम पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं आज। और पिछले 2 पार्ट इसके अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें। उनमें बहुत सी इम्पोर्टेंट योजना कार्यक्रम दिए गए हैं, उनमें से आप इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करें और ये वाली वीडियो भी ध्यान से देखें, जो आपके आरएस मेंस और वनडे एग्ज़ाम टीचिंग रिलेटेड या फिर कोई भी राजस्थान सीईटी पटवारी एग्ज़ाम में आपके बहुत ही काम आएंगे। तो आइए वीडियो को बिना रुकावट के शुरू करते हैं। तो इसमें हमारे दिया हुआ है राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति के उत्तरोत्तर बढ़ते कदम के बारे में। तो पहले क्या होता था, पहले हमें कोई भी संदेश या सूचना किसी को देनी होती थी तो हम सूचना को कैसे देते थे, कबूतर के माध्यम से और डाक के माध्यम से हम पोस्ट कार्ड भेजकर कोई सूचना कहीं तक पहुंचाते थे। उसमें बहुत टाइम लग जाता था। तो उसको अच्छा करने के लिए अभी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट किया है, जिससे हम लोगों के बीच में दूरियां मिटी हैं और अभी हम कोई सी भी सूचना 1 सेकंड से भी कम समय में प्राप्त कर सकते हैं, मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। और तार टेलीग्राफ से लेकर टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, संचार, सैटेलाइट, इंटरनेट और 5G टेक्नोलॉजी भी आ गई है अब, जिससे क्या हुआ है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना और संचार के क्षेत्र को बढ़ाई अच्छा हुआ है। और अभी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन कौन से ऑनलाइन सेवाएं चल रही है, जैसे कि तो हम अभी रेलवे का, ट्रेन का टिकट भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, एरोप्लेन का टिकट बुक कर सकते हैं, बस का भी बुक कर सकते हैं और हम ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा भी घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। आजकल तो 5 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाता है ऑनलाइन ही, आपको बैंक जाने की ज़रूरत भी नहीं है और ऑनलाइन ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो आपको अब सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। तो इसके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। पहला कंप्यूटर निदेशालय ये कब खोला गया? ये हमारा 1987 में हमारे राज्य में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना की गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसका नाम बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया, जो कब किया गया? 30 सितंबर 1997 को किया गया। 1987 में तो स्थापना की गई, इसके 10 साल बाद 30 सितंबर 1987 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि कंप्यूटर निदेशालय का नाम बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कब किया गया? तो आपका जवाब होगा 30 सितंबर 1997 को किया गया। इसके बाद इसका वापस से नाम चेंज किया गया और कब किया गया? मई 2002 में किया गया। फिर इसका क्या नाम किया गया? इसका नाम फिर किया गया सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, जिसे शॉर्ट में हम DOIT एंड CB बोलते हैं। ये कब किया गया? मई 2002 में किया गया। इसके 3 बार नाम चेंज कर दिए। 1987 में स्थापना की गई, उसके बाद 1997 में नाम बदला इसका सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, फिर इसका नाम बदला मई 2002 में और क्या नाम किया गया? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। और फिर 1989 में क्या किया गया? राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज RSCS की स्थापना सोसाइटी के रूप में की गई। और संस्थान की स्थापना का उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य संचार प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में ट्रेनिंग और विभिन्न विभागों के विभिन्न डिपार्टमेंट को तकनीकी परामर्श देने के लिए और योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए इसकी स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज की स्थापना कब की गई और कब की गई? 1989 में की गई इसकी स्थापना।
तो अब जानते हैं हम सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के क्या क्या प्रमुख कार्य हैं। तो इसके प्रमुख कार्य हैं राज्य में कंप्यूटरीकरण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी नीतियों का निरूपण करना और सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के लिए सुरक्षा नीति प्राइवेसी पॉलिसीज़ का निर्माण करना और हमारे राज्य में ई गवर्नेंस का समन्वय करना और योजनाओं का पर्यवेक्षण उनकी जांच करना किसका काम है? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग का कार्य है। इस विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी संस्था आती है? तो इस विभाग के अंतर्गत अभी 2 एजेंसी कार्य कर रही है। कौन कौन सी? एक तो है हमारी राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड, इसे शॉर्ट में हम RISL भी कहते हैं। एक आती है हमारी राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन सी आती है फ्रेंड्स? राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में RKCL भी कहते हैं। एक है हमारी RICL और एक है हमारी RKCL। तो RICL और RKCL क्या कार्य करती है और ये कब अस्तित्व में आई, इसके बारे में हम देखते हैं आगे। RICL हमारी आई थी 2010 में स्थापित की गई थी और ये राजस्थान सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। ये सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी परामर्श संगठन है। इसके तत्वाधान में क्या किया जाता है? इसके तत्वाधान में सॉफ्टवेयर प्रकाशन, परामर्श, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर रखरखाव और वेब पेज डिज़ाइन किए जाते हैं। क्या किया जाता है? RISL के द्वारा सॉफ्टवेयर पब्लिकेशन, परामर्श, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दस्तावेजीकरण, सॉफ्टवेयर रखरखाव और वेब पेज डिज़ाइन किए जाते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना सन 2010 में की गई थी। किसकी स्थापना? RISL की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम RKCL के बारे में, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो ये क्या करती है? ये संस्था शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा देने का कार्य करती है। इसके लिए इसकी स्थापना की गई और ये क्या करती है? कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए RSCIT का एक कोर्स चलाती है जो राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और ये कोर्स कौन कराता है? ये हमारे राजस्थान में VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। इसके द्वारा ये कोर्स अभी कराया जाता है और इस कोर्स से विभिन्न सरकारी नौकरियों में ये सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है और राज्य कर्मचारियों को भी ये सर्टिफिकेट, ये कोर्स करना ज़रूरी है। बात करते हैं हम ई गवर्नेंस और एम गवर्नेंस से संबंधित कुछ परियोजनाओं के बारे में। इनमें से हम कुछ योजनाएं पहले के पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम उसे यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और जो हमने डिस्कस नहीं किए उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारा पहला आता है इसमें राजस्थान संपर्क पोर्टल। ये क्या है? ये पोर्टल सामान्य लोगों के लिए शुरू किया गया और इसमें सामान्य लोगों को क्या सुविधा रहेगी? तो उन्हें शिकायत दर्ज कराने और उनके निवारण के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री के जन सुनवाई कार्यक्रम और मुख्यमंत्री यात्रा और अन्य संपर्क माध्यमों का एकीकरण कर दिया गया है और एक CM हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। कौन सा नंबर दिया गया है? 181 पर कॉल कर सकते हैं आप। 181 पर कॉल करके आप हेल्पलाइन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी राजनेट। राजनेट के बारे में पहले बता चुके हैं कि इस योजना के माध्यम से क्या हुआ है। इस योजना के माध्यम से पंचायत स्तर तक नेटवर्क का विस्तार करके सभी सरकारी भवनों को इंटरनेट से जोड़ा गया है और अभी राजस्थान के 33 जिला मुख्यालय और चयनित ब्लॉक्स में IP फ़ोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है और कई सरकारी कार्यालयों में तो वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा भी दी गई है अधिकारियों और जो भी विजिटर्स आते हैं उनके लिए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी बढ़ाकर पंचायत लेवल तक कर दी गई है। तो राजनेट के तहत क्या किया गया है? सभी सरकारी भवनों को पंचायत स्तर तक नेटवर्क से जोड़ा गया है।
नेक्स्ट है हमारा ई मित्र। ई मित्र के बारे में पहले बता चुके हैं कि ई मित्र क्या होता है। ये आम जनता को सरकारी योजनाओं के कोई से भी लाभ के लिए या फिर कोई भी सुविधाओं के लिए अपने घर के आसपास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, उसके लिए ये शुरू किए गए हैं। और अभी राज्य में लगभग 87,000 से भी ज़्यादा ई मित्र क्रियाशील हैं। और ई मित्र के माध्यम से राज्य के नागरिकों को लगभग 445 से अधिक सरकारी और निजी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? इसमें बिजली, पानी, मोबाइल का बिल, भामाशाह, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि समस्याओं का समाधान हो जाता है। आप ऑनलाइन काम करवा सकते हैं ई मित्र पर जाकर। इसके लिए ई मित्र की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे आपको कोई भी आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, तो उसके लिए आजकल क्या हुआ है, आजकल आप ई मित्र पर आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं और वो ई मित्र वाला ऑफिस में जाकर ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर करवा सकता है और आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आपको ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ई मित्र पर अपना सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। ई मित्र वाले का काम है कि आपका सर्टिफिकेट बनवाए, तो वो ऑनलाइन अपलोड करके वो फॉर्म भर के कर देता है वहाँ से कार्य। उसके बाद में ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर होके आपका प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके हिसाब से भी अभी बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। एक है हमारे स्टेट पोर्टल। इससे क्या होगा? इससे राज्य के समस्त नागरिकों और सरकारी उपयोगकर्ता और व्यापारियों और विदेशी लोगों के लिए सभी सूचनाओं की उपलब्धि हेतु एक एकीकृत स्टेट पोर्टल बनाया गया है। इसके अंतर्गत सरकारी विभागों के पोर्टल जुड़े हुए हैं और राज्य से संबंधित विभिन्न आंकड़े भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। जैसे आपको राजस्थान स्टेट की कोई जानकारी देखनी तो आप स्टेट पोर्टल पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सरकारी विभागों के पोर्टल जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जाकर आप आंकड़े भी देख सकते हैं। एक आता है हमारा ई संचार और आई फैक्ट। ई संचार पोर्टल के तहत क्या हुआ है, किसी भी विभाग की सरकारी योजना की सूचना और नोटिफिकेशन लाभार्थी आवेदनकर्ता और सरकारी कर्मचारियों के पास में मैसेज से भेजा जा सकता है। और आई फैक्ट के प्रयोग राजस्थान संपर्क के अंतर्गत रियलिटी चेक के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ई मित्र प्लस। इसमें क्या हुआ है, इसमें नगद डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके विभिन्न सरकारी सेवाओं का शुल्क भुगतान किया जा सकता है। और स्वचालित कियोस्क सरकारी स्टेशनरी पर विभिन्न प्रमाण पत्र और बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट को प्रिंट करने की भी ये सुविधा देते हैं ई मित्र प्लस के द्वारा। एक है हमारा हिंदी ईमेल। हिंदी ईमेल में क्या है, राजस्थान अपने नागरिकों को हिंदी में ईमेल करने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसकी शुरुआत किसने की? डिजीफेस्ट में की गई। किसकी शुरुआत? हिंदी ईमेल की। ये क्या करता है, राजस्थान में जो नागरिक है उनको हिंदी में ईमेल करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। और ऐसा करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बना है जो हिंदी में ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। एक हमारा राज ई वॉलेट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जैसे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको हार्ड कॉपी में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉफ्ट कॉपी में उस डॉक्यूमेंट को राज ई वॉलेट पर सुरक्षित रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे पेपर भी बचेगा और आपको आपके डॉक्यूमेंट कैरी करने में भी जो परेशानी होती है वो नहीं उठानी पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने राज ई वॉलेट शुरू किया है। पेपरलेस को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नागरिकों को अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित करने के लिए ई वॉलेट की सुविधा देता है। ये इन दस्तावेजों का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय डायरेक्ट उपयोग किया जा सकता है। आपको बार बार
अपने फ़ोन में सेव करने की या फिर कहीं और रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इसका डायरेक्ट उपयोग भी कर सकते हैं। एक है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर। एक आता है हमारा डाटा एनालिटिक्स एंड बिग डाटा क्लस्टर। इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है और इस डेटा का विश्लेषण और ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण के लिए उपयोग किया जा सकता है और भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। किसके तहत? डाटा एनालिटिक्स और बिग डाटा क्लस्टर के तहत। नेक्स्ट है हमारा जन सूचना पोर्टल। ये अपनी तरह का पहला पोर्टल है जिसके माध्यम से सरकार और वार्ड पंचायत स्तर पर क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है और यह सूचना के अधिकार एक्ट 2005 की धारा 4(2) के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जन सूचना पोर्टल कौन सी धारा के तहत और कौन से एक्ट के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। तो आपका आंसर होगा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके बाद हमारे यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है। तो अभी क्या हुआ है, अभी जोधपुर में एक राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया है जो कौन से नंबर का था? 73वें नंबर का, 73वें नंबर का राज्य स्तरीय वन महोत्सव आयोजन किया गया। और किसने किया इसका आयोजन? मुख्यमंत्री जी ने किया। और कहाँ किया? जोधपुर में किया। और कौन सा विभाग आता है इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत वन विभाग आता है और पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन में ये किया गया। कहाँ किया गया? पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन में ये आयोजन किया गया। और इसमें क्या किया गया? तो इसमें उन्होंने पौधारोपण किया और स्मृति वन में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बॉटनिकल गार्डन और 2 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली लव कुश वाटिका का भी शिलान्यास किया है। तो आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि लव कुश वाटिका कहाँ बनाई गई है? तो लव कुश वाटिका आपकी जोधपुर में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन में बनाई गई है और बॉटनिकल गार्डन भी यहीं पे बनाया गया है जोधपुर में ही। जोधपुर में क्या हुआ था? जोधपुर में खेजड़ली आंदोलन भी हुआ था और कहाँ हुआ था? खेजड़ली गांव जोधपुर में ही हुआ था ये भी। नेक्स्ट है हमारा सैटेलाइट अस्पताल डिगाडी कला जोधपुर के लिए सरकार ने 21.63 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। तो जोधपुर में कौन सा अस्पताल बनाया जाएगा? राजकीय सैटेलाइट अस्पताल डिगाडी कला में बनाया जा रहा है। इसके लिए 21,63,64,000 रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इससे क्या होगा? इससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति से अस्पताल में क्या क्या बनेगा? 3 मंजिला का भवन बनाया जाएगा। 3 मंजिल की भवन बनाया जाएगा और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? तो सर्जरी, मेडिसन, पेडियाट्रिक, गायनो के वार्ड, मेल और फीमेल और आउटडोर डायग्नोस्टिक लैब के लिए अलग अलग विंग सहित सैटेलाइट अस्पताल के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य होंगे। क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? सर्जरी, मेडिसिन, पेडियाट्रिक, गायनोलॉजी, आउटडोर और डायग्नोस्टिक लैब इसमें बनाई जाएगी और 3 मंजिल का भवन बनाया जाएगा। किसके तहत बनाया जाएगा? ये एक अस्पताल खोला जा रहा है हमारे जोधपुर में ही डिगाडी कला में, उसके लिए ये बनाए जाएंगे। अभी लंपी डिजीज चल रही है। लंपी किसके लिए है? लंपी हमारे जानवरों में चल रही है, मुख्यतः ये गायों में देखी जा रही है। तो इससे बचाव और रोकथाम के लिए सरकार ने क्या किया है? अभी 30 करोड़ रुपए का बजट दिया है। 30 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है औषधि और वैक्सीन खरीदने के लिए, जिससे हमारे पशुओं को बचाया जा सके लंपी स्किन डिजीज से और इसकी रोकथाम की जा सके और इससे
संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ कार्यवाही करके पशुओं को बचाया जा सके, इसके लिए ये 30 करोड़ रुपए को स्वीकृति दी गई है। अभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए क्या किया है सरकार ने, 50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी मंजूरी दी है। किसने? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने दी है। इसके बाद है हमारी चिरंजीवी योजना से मिल रहा वरिष्ठ जनों को संबल। तो वरिष्ठ जनों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए क्या किया जा रहा है, सरकार बहुत से फैसले कर रही है और योजनाएं भी चल रही है। एक योजना आती है हमारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो वरिष्ठ जन हैं और भी जनता है उन्हें भी हेल्थ का इंश्योरेंस है उनका, तो उनकी कोई बीमारी हो जाती है तो उनको उसके खर्चे से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना इलाज आसानी से इस योजना का लाभ लेकर करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। और एक हमारा आता है वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड। इसका गठन करके सरकार ने एक योजना चलाई है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना। कौन सी योजना? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाकर उनकी तीर्थ यात्रा की मनोकामना को राज्य सरकार पूर्ण कर रही है। जो भी वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको सरकार फ्री में यात्रा करवा रही हैं। इसके लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्री योजना शुरू की गई। इससे हमारे भारत की महान संस्कृति, परंपरा और संस्कार के अनुरूप वृद्धजनों की सेवा हो रही है। आती है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या है, इसमें यदि जल भराव के कारण बीमित फसल में आपको नुकसान होता है तो किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें खरीफ 2022 में बीमित फसल को जल भराव से यदि नुकसान होगा और आप 72 घंटे में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देते हैं तो आपको क्लेम मिल जाएगा, और यदि आप इससे लेट सूचना देंगे तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये अलग अलग संभागों के लिए, जिलों के लिए अलग अलग टोल फ्री नंबर दिए गए हैं और बीमा कंपनी दी गई है जिसे आप सूचना दे सकते हैं। उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो आप सूचना कैसे दे सकते हैं, आप सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पे, या फिर एक ऐप है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप। कौन सा ऐप है? क्रॉप इंश्योरेंस ऐप। इन दोनों में से एक के माध्यम से आप अपनी फसल में हुई हानि की सूचना दे सकते हैं बीमा कंपनी को, और 72 घंटे में देनी आवश्यक है ये सूचना। तो इसके लिए आगे कौन कौन से टोल फ्री नंबर हैं और बीमा कंपनी है वो देखते हैं हम। तो 12 धौलपुर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, झुंझुनू, करौली, उदयपुर ज़िले के जो किसान हैं उनके लिए इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? इंश्योरेंस कंपनी है उनके लिए किसान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके टोल फ्री नंबर क्या हैं? 180041961116। इस पर आप सूचना दे सकते हैं यदि आप इनमें से कोई से भी ज़िले के निवासी हैं और आपको फसल बीमा योजना का लाभ लेना है, आपकी फसल में नुकसान हुआ है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर और भी राज्य दिए हैं, और भी ज़िले दिए गए हैं जिसकी इंश्योरेंस कंपनी दी गई है, जैसे चूरू, भीलवाड़ा, राजसमंद, दौसा, झालावाड़, श्री गंगानगर और अलवर ज़िले के जो भी किसान हैं उनके लिए है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और उसके टोल फ्री नंबर है 180020911111। इसके बाद है बांसवाड़ा, नागौर, भरतपुर, जयपुर, पाली, प्रतापगढ़ आदि के जो किसान हैं उनके लिए है बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, और इनका टोल फ्री नंबर है 180010248088। और जो बूंदी, डूंगरपुर और जोधपुर के किसान हैं उनकी है किसान फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इसके टोल फ्री नंबर है 180026664141। इस पर आप सूचना दे सकते हैं। इसी की तरह हमारे बाकी ज़िले आते हैं अजमेर, जालौर, सवाई माधोपुर और कोटा।
इनके जो भी किसान हैं उनके लिए है इंश्योरेंस कंपनी किसान बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। इसके हैं टोल फ्री नंबर 1800209595 और जैसलमेर, सीकर और टोंक के जो किसान हैं उनके लिए है HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसके नंबर ये हैं। और बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही के जो काश्तकार हैं उनके लिए है यूनिवर्सल सोमपो। तो आप इन कंपनी के टोल फ्री नंबर पर अपनी सूचना दे सकते हैं, आपको आपका क्लेम मिल जाएगा। लेकिन ये आपको 72 घंटे के अंदर करना ज़रूरी है। इसके बाद है हमारी अगली राष्ट्रीय स्काउट गाइड से लेकर कुछ बातें, वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का आयोजन कब किया जाएगा? तो 4 जनवरी से किया जाएगा 2023 में। और मुख्यमंत्री जी ने इसके आयोजन के लिए कितने करोड़ को स्वीकृति दी है? तो 24.70 करोड़ रुपए को स्वीकृति दी है। और इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन होगा पाली जिले के रोहट में। कहाँ होगा? रोहट पाली में इसका आयोजन होगा। किसका? राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का आयोजन होगा। और इसमें कितने लोग हिस्सा लेंगे? तो लगभग 35,000 स्काउट गाइड सम्मिलित होंगे इसमें। और अभी 66 वर्ष के बाद में इसको मंजूरी मिली है। तो इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी, 1 सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाएगा। और पाली ज़िले के रोहट गांव में किया जाएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका जवाब होगा रोहट पाली में किया जाएगा। और कब किया जाएगा? तो 4 से 10 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। और राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की मेज़बानी में होने वाले 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में 1500 विदेशी सहित पूरे देश से 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड सम्मिलित होंगे। इसमें क्या क्या आयोजन किए जाएंगे? इसमें हमारे पायनियरिंग प्रोजेक्ट, एडवेंचर वैली, ग्लोबल विलेज डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन गेम्स, मार्च पोस्ट, कलर पार्टी, लोक नृत्य, फोक डांस, शारीरिक प्रदर्शन, राज्य दिव्य प्रदर्शनी, बैंड प्रदर्शन, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासीलिंग और वाटर एक्टिविटीज़ जैसी कई कंपटीशंस का आयोजन किया जाएगा। आती है हमारी बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत अभी प्रतिवर्ष कुल 36,300 बालिका और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति राजस्थान सरकार ने दी है। इसमें ऐसी महिला और बालिकाएं शामिल है जो विभिन्न कारणों से रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकती है, उनके लिए ये शुरू की गई है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अगर किसी को हायर एजुकेशन लेनी है तो उसके लिए सरकार फीस पुनर्भरण करेगी। इसके तहत स्नातक स्तर के कोर्सेज में 16,000 सीट हैं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में 5300, डिप्लोमा कोर्सेज में 10,000 और पीजी डिप्लोमा कोर्स में 3,000 और सर्टिफिकेट कोर्स में 2,000 सीटों का प्रावधान किया है। और अभी हमारे राज्य में डिस्टेंस से पढ़ाई के लिए कौन सा महाविद्यालय संचालित है? तो हमारे है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, जो कि कोटा में स्थित है, ये संचालित किया जा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने क्या किया है? जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित करने की मंजूरी दी है। किसकी मंजूरी दी है? राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ को स्थापित करने की मंजूरी दी है। किसने दी है? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने दी है। प्रत्येक माह के 8 प्रभावी दिवसों में आयोजित किया जाएगा। और अभी क्या किया जाएगा? जयपुर में 7 और 8 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट आयोजित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इन्वेस्ट राजस्थान समिट आयोजित किया जाएगा 7 और 8 अक्टूबर 2022 को। और कहाँ पर किया जाएगा? तो जयपुर ज़िले में किया जाएगा।
और कितने करोड़ का MOU साइन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट और निवेशकों के बीच? तो 69,789 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया है। और क्या किया गया है? जोधपुर जिले में 14,000 एकड़ में फैला विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है। और जैसलमेर में सिर्फ 2 मेगावाट की विंड एनर्जी थी पहले, और अभी प्रेजेंट में कितनी है? तो प्रेजेंट में यहाँ पे 5,000 मेगावाट एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। ये भी हमारे राजस्थान की बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। इसके बाद है, अभी क्या हुआ है, अभी आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य भर में थिएटरों में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित एक ऑस्कर विनर फिल्म है जिसका नाम क्या है? गांधी फिल्म। क्या नाम है फिल्म का? गांधी। और ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजी गई है। और इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है रिचर्ड एटनबरो। तो इस गांधी फिल्म का अभी निःशुल्क प्रदर्शन किया गया है आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। और स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कितना योगदान था, इसके बारे में इस फिल्म में दिखाया गया है। और गांधी जी के जीवन मूल्यों और उनके सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। तो आप ये फिल्म देखकर गांधी जी से शिक्षा ले सकते हैं। मॉर्निंग शो में इस फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन 1 सितंबर तक हुआ और किसके माध्यम से किया गया? सूचना और जनसंपर्क, कला एवं संस्कृति और शिक्षा विभाग के सहयोग से इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया था। और सूचना और जनसंपर्क विभाग ने फिल्म के प्रदर्शन के लिए सरकार के निर्णय के बाद नेशनल फिल्म डिवीज़न कॉरपोरेशन से भी स्पेशल अनुमति ली थी। उसके बाद ही इस फिल्म का स्थानीय प्रशासन के सहयोग से प्रदर्शन किया गया था। और ये फिल्म कब आई थी? ये फिल्म आई थी हमारे 1982 में। और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए 11 कैटेगरी में नामित किया गया था, जिसमें फिल्म ने 8 श्रेणियों में तो ऑस्कर अवार्ड जीता था। और ये फिल्म कितने मिनट की है? कितने घंटे की है? 3 घंटे 11 मिनट की ये फिल्म है। इस फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई है? तो बेन किंगसले ने। किसने निभाई है? बेन किंगसले ने महात्मा गांधी जी की भूमिका निभाई है। और कस्तूरबा गांधी जी की भूमिका किसने निभाई है? रोहिणी हट्टंगडी ने निभाई है। किसने निभाई है? रोहिणी हट्टंगडी ने कस्तूरबा गांधी जी की भूमिका निभाई है। और महात्मा गांधी जी की भूमिका किसने निभाई है? बेन किंगसले ने निभाई है। अभी क्या किया गया है? अभी राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी करने, एक पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को O&M मॉडल के अंतर्गत संचालित करने और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग को कंपनी एक्ट में स्थापित करने के साथ में भरतपुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण स्वर्गीय श्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर करने और विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। राजस्थान हस्तशिल्प नीति। राजस्थान हस्तशिल्प नीति का अनुमोदन किसने किया है? मंत्रिमंडल ने किया है। इसमें जो हस्तशिल्पी है उनको आगे बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी उनकी, और उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि उनकी हस्तकला पुनर्जीवित हो सके। और प्रत्येक वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख हस्तशिल्पियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 में क्या होगा? प्रत्येक वर्ष दिसंबर में नेशनल लेवल पर हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो भी अच्छा हस्तशिल्पी होगा उसे अवार्ड भी दिया जाएगा। प्रदेश में भी क्या है? प्रदेश में 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब स्थापित की जाएगी।
इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 23,40,00,000 रुपए को मंजूरी दी है। और कहाँ कहाँ पर स्थापित की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ये लैब स्थापित की जाएगी। और प्रत्येक लैब पर लगभग 5,85,00,000 रुपए का व्यय होगा। और आपराधिक प्रकरणों के सटीक और त्वरित अनुसंधान में सहायता मिलेगी। एक हमारे यहाँ पर चलाया जा रहा है फूड ट्रेल बस। इसमें क्या होगा, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और फूड ब्लॉगर्स हैं वो राजस्थान की यात्रा करेंगे और हमारे राजस्थान के जो संस्कृति है और खान पान है उसका प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने टाइम्स पैशन फूड ट्रेल को शुरू किया है। और ये कहाँ से कहाँ तक चले, तो ये हमारे राजस्थान के विभिन्न शहरों की यात्रा करेंगे और प्रदेश के खान पान और व्यंजनों का सोशल मीडिया पर प्रचार करेंगे। और देश के लगभग 30 प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फूड ब्लॉगर्स को इसके लिए चयनित किया गया है और एक बस में इन्हें भेजा गया है टाइम्स पैशन फूड ट्रेल के तहत। इसके बाद हम बात करते हैं गागरोन दुर्ग के बारे में। गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? तो गागरोन का किला हमारा झालावाड़ ज़िले में स्थित है और ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। और ये कौन कौन सी नदी के संगम पर बना हुआ है? तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है और 3 ओर से नदी से घिरा होने की वजह से इसे जल दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। और ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही मजबूत दुर्ग है। इसमें और क्या क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर गीद कराई पहाड़ी है, गीद कराई पहाड़ी। गागरोन किले के पार्श्व में काली सिंध के तट पर एक ऊंची पहाड़ी है जिसे क्या कहते हैं? गीद कराई पहाड़ी कहते हैं। और गागरोन दुर्ग में कितने प्रवेश पोल हैं? तो यहाँ पर सूरज पोल, भैरव पोल और गणेश पोल प्रमुख हैं। और यहाँ पर 2 बुर्ज प्रमुख हैं। कौन कौन सी बुर्ज प्रमुख है यहाँ की? एक तो है राम बुर्ज और एक है ध्वज बुर्ज। कौन कौन सी बुर्ज है? राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज हैं। और पोल कौन कौन से हैं? सूरज पोल, भैरव पोल और गणेश पोल प्रमुख है। और यहाँ पर और क्या क्या हैं? तो राजा रानियों के महल, विशाल कुंड, बारूद खाना, नक्कार खाना, टकसाल मंदिर, दरगाह और बुलंद दरवाज़ा भी प्रसिद्ध है यहाँ का। कहाँ का? गागरोन किले का। एक चलती है हमारे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये योजना मनरेगा की तर्ज पर शुरू की गई। जो व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, असहाय है, बेरोजगार है, उनको आर्थिक संबल मिल सके और वो कुछ पैसे कमा सके रोजगार करके, तो उसके लिए ये शुरू की गई है। और कब से की गई है? 9 सितंबर 2022 से समस्त नगरीय निकायों में शुरू की गई है। और इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? इसमें आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसलिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको नगरीय निकाय या किसी भी ई मित्र केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन किसके माध्यम से होगा? तो रजिस्ट्रेशन जन आधार कार्ड के माध्यम से होगा। और आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 60 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। और 2.25 लाख से अधिक परिवारों का आपका पंजीकरण अभी तक इसमें कराया जा चुका है। से कौन कौन से कार्य कराए जाएंगे? तो पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, हेरिटेज संरक्षण, उद्यान गार्डन्स का रखरखाव, अतिक्रमण और अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि को हटाने का काम करवाया जाएगा। स्वच्छता और सैनिटेशन का कार्य और अदर छोटे मोटे कार्य आपसे करवाए जाएंगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत। एक हमारे शिक्षा के क्षेत्र में चलाया जा रहा है प्रकाश एक अभियान, सभी आयाम, आओ चले प्रकाश की ओर, पढ़े पढ़ाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं। क्या चलाया जा रहा है? प्रकाश एक अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ पर चलाया जा रहा है? ये
ये हमारे चलाया जा रहा है, नागौर जिले में चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति की सहायता से ये चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत किसी भी कारण से यदि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रहता है तो उसके विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है इस अभियान के तहत। और नागौर जिले में रह रहे ऐसे परिवार जो शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित है, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं, उन परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए ये चलाया जा रहा है। और इसमें बच्चों का चिन्हीकरण कैसे किया जाएगा, तो बच्चों का चिन्हीकरण एक सर्वे टीम बनाई जाएगी, उसके तहत किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग और महिला और बाल विकास विभाग, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, स्थानीय स्तर पर थाना पुलिस और बाल कल्याण अधिकारी शामिल होंगे, जो क्या करेंगे, स्थानीय बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थल, प्रमुख चौराहे, बस्ती, कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों का सर्वे करेंगे और वहां से बच्चों का डाटा इकट्ठा करेंगे और उन बच्चों को इसके तहत पढ़ाया जाएगा और इनके दस्तावेजीकरण के लिए भी कार्य किया जाएगा। इसमें बच्चों के पहचान पत्र बनाए जाएंगे, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि भी बनवाए जाएंगे और बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें ड्रॉप आउट बच्चे और वंचित बच्चे शामिल होंगे और मूलभूत आवासीय सुविधाओं के लिए भी इसमें कार्य किया जाएगा। तो इसमें जो संबंधित उपखंड अधिकारी क्षेत्र के एनजीओ हैं और भामाशाह हैं, उनसे संपर्क करके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे कि यूनिफॉर्म, शू, जूते, बैग, नोटबुक, स्टेशनरी के सामान भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो संबंधित उपखंड के उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, प्रकाश 1 अभियान चलाया जा रहा है। कौन से जिले में चलाया जा रहा है, नागौर जिले में चलाया जा रहा है। एक हमारे राजस्थान में निःशुल्क कॉकलियर इम्प्लांट करवाया गया था पिछले साल, इसे अब और आगे बढ़ाया गया है। क्या है, इसमें जो बच्चे जन्म से सुन नहीं पाते हैं या फिर बोलने की क्षमता उनमें विकसित नहीं हो पाती है, तो उनके जीवन को बदलने के लिए कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी बनाई गई है, जिससे मूक बधिर बच्चों का जीवन सुधर सके। और इसमें क्या होता है, कॉकलियर इम्प्लांट में एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, व्यक्ति को आवाज़ महसूस कराने में मदद करता है और यह उन लोगों के काम में आता है जिनकी श्रवण क्षमता, हियरिंग एबिलिटी बहुत ही कम है या फिर जिसमें बहरेपन की समस्या पाई जाती है, उसके लिए ये इम्प्लांट कराया जाता है। और इस डिवाइस में मुख्य रूप से 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा तो माइक्रोफोन होता है जो वातावरण से ध्वनि को प्राप्त करता है, जिसको क्या करते हैं, कान के बाहरी हिस्से में पीछे की तरफ लगाया जाता है। और इस डिवाइस के दूसरे हिस्से में क्या करते हैं, सर्जरी की मदद से कान के अंदर लगाया जाता है, जिससे बच्चा क्या कर सके, उस ध्वनि को व्यक्ति को महसूस करवाने में मदद होती है। तो इस योजना का लाभ कौन ले सकता है? इस योजना का लाभ मूक बधिर बच्चे ले सकते हैं। और कहाँ उपलब्ध है ये? तो ये हमारे सवाई मानसिंह चिकित्सालय एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में उपलब्ध है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 1 अप्रैल 2022 से इसको शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारे राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक। राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन 29 अगस्त 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। इसमें 6 खेलों का आयोजन किया जाएगा और इसमें लगभग 29,80,000 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, जिसमें से मेल प्लेयर्स तो लगभग 20,37,564 है और फीमेल प्लेयर्स हमारी हैं 9,41,671। और इसमें आपकी आयु वर्ग क्या रखा गया है? 10 साल से 70 वर्ष तक के व्यक्ति इसमें भाग ले सकते हैं। 6 खेल कौन कौन से हैं? तो 6 खेल हैं कबड्डी, शूटिंग,
वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और टेनिस बॉल, क्रिकेट। प्रतियोगिताओं का आयोजन कैसे हो रहा है? ग्राम पंचायत लेवल पे तो 29 अगस्त 1 सितंबर तक आयोजन किया गया। ब्लॉक स्तरीय खेल में 12 सितंबर से 15 सितंबर तक आयोजन किया गया और जिला स्तर पर 22 सितंबर से 25 सितंबर तक और राज्य स्तर पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आयोजन किया जाएगा। एक है हमारे राजस्थान में कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले के सादड़ी गांव के पास अरावली पर्वतमाला के उत्तुंग शिखर पर स्थित है और इस किले में भारत की पहली सबसे लंबी और विश्व में दूसरे नंबर की लंबी सुरक्षा दीवार है और ये वर्ल्ड की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है और इसे अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले के सादड़ी गांव में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई लगभग 3068 फीट बताई गई है। तो आज की वीडियो में हमने सितंबर माह की सूजश के बारे में जाना। तो सितंबर माह की सूजश को हमने 3 पार्ट में पढ़ा, ये वाला हमारा 3rd पार्ट था। तो सितंबर माह की सूजश अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट सूजश के पार्ट के साथ में। तब तक आप ये वीडियो देखें और इसके नोट्स बनाएं प्रॉपर। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।